नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। इन दिनों देश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर दिन सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नूरा कुश्ती देश की सियासत में गर्माहट बनाए हुए है। दिल्ली में संसद का सत्र जारी है, लखनऊ में विधानसभा का सत्र जारी है। दोनों कार्रवाइयों में हर दिन पूरे दमखम के साथ सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया ब्लॉक मुद्दों पर डटा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ना, लखनऊ में सरकार की ओर से सदन में पेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य विकास प्राधिकरण अध्यादेश और यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश को लेकर जमकर बवाल हुआ। विधायक बेल तक आए, धरना भी दिए और सरकार को अपनी आपत्ति अध्यादेश पर दर्ज कराई। लेकिन दोस्तों, इससे कहीं ज़्यादा माहौल संसद का गर्म है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जब जातीय जनगणना की बात की तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बगैर नाम लिए ये कह दिया कि जो लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं वो पहले अपनी जाति तो बताएं। अनुराग ठाकुर का ये बयान इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा मुद्दा दे गया। पहले राहुल गांधी ने संसद में ये डंके की चोट पर कह दिया कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का वकालत करने वाले को गाली खानी ही पड़ती है। मैं 100 बार ऐसी गाली खाने को तैयार हूँ। बात तो तब और बढ़ गई जब राहुल गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव उतर आए। अखिलेश ने संसद में किसी भी माननीय की जाति पूछने को गलत करार दिया। दोस्तों, दरअसल मामला अब जातीय जनगणना से जात पात तक पहुंच चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का मुद्दा उठाते रहे। जातीय जनगणना को अपने भाषण की धुरी बनाया और अब बतौर नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी बजट के हलवे से लेकर तमाम मुद्दों में अपने इस एजेंडे को सेट करने में जुटे हैं। दोस्तों, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, दावा तो दोनों तरफ से जनहित को लेकर ही की जाती है। अब राहुल गांधी का ऐलान कि उनकी सरकार बनने पर जातीय जनगणना हर हाल में होगी, सियासत को और गरमा दिया है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या वाकई देश को जातीय जनगणना की आवश्यकता है, कोई भी सामाजिक न्याय क्या बगैर जातीय जनगणना के संभव नहीं है, या फिर अनावश्यक आवश्यकता इस बात की है कि सियासत से जाति पाति को राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं कुछ बयान। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी। उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। तो सुना आपने बयान किस तरह से है। जातीय जनगणना से जात पात की राजनीति शुरू हो गई। अब इस मामले में एक अपडेट और दे देते हैं कि कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने नोटिस दे दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी है। दरअसल मुद्दा ये है कि ये जो
संबोधन का जो पक्ष था वो लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर के प्रशंसा में एक पोस्ट कर दिया इस बयान को लेकर के। तो ये विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस भी कांग्रेस की ओर से संसद में दे दिया गया है। रही बात, निश्चित तौर पर यह विडंबना है कि देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, रोजी रोजगार से लेकर के तमाम तरह के मुद्दे हैं, जिस पर संसद में अगर बहस हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता और जनता को कहीं ना कहीं ये महसूस होता कि उनके चुने हुए नुमाइंदे संसद में जाकर उनकी आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन सियासत भला जात पात का पीछा कहाँ छोड़ने वाली, वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द सारा मामला चल रहा है। चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्हीं सवालों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम परिचय करा दें अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ विनय तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित तिवारी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा, जो बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले राजेश जी, भाई लगता है कि 20-22 साल की पत्रकारिता हो गई, और आपकी तो ज़्यादा हो गई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं ये दंश कब समाप्त होगा कि सियासत में जात पात की राजनीति, और जिस तरह से संसद में एक मुद्दा चल गया है कि अब तो यह हालत हो गई है कि संसद में भी माननीय जाति पूछने लगे हैं किसी दूसरे सदस्य का। ये किस तरह की विडंबना है? कहाँ जा रहा है हमारा सियासत, हमारे देश की राजनीति? देखिए, भारतीय राजनीति में सियासत और वोट बैंक के लिए जाति जो है एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं जाति पर 4 लाइन पहले बोल दूं क्योंकि आखिर में मौका नहीं मिल पाता है। मैं हिंदू वाली फाइल में परसिस्ट सा न था हूँ, मैं जाति वाला चैप्टर हूँ, उपेक्षित घृणित कथा हूँ। चमार खटिक भंगी लुहार अहिर गड़रिया विंद सुनार, न पूछो इस फाइल में कितने कौमा दे दे के मैं बंधा हूँ। मैं हिंदू वाली फाइल में परसिस्ट सा न था हूँ। वाह। देखिए, भारतीय राजनीति में जाति आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही एक परंपरा चली थी, फूट डालो राजनीति करो। अब जो मौजूदा संसद में जाति को लेकर बवाल शुरू हुआ है, उस पर मैं प्रकाश डालते हुए पूछूं अगर, तो शुरुआत किसने की जी? आज जो लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं या जाति को मुद्दा बना चुके हैं कि उनसे जाति क्यों पूछी गई, तो सवाल जातिगत राजनीति की शुरुआत ही नेता प्रतिपक्ष ने शुरू की थी। एक बजट के हलवा प्रकरण को लेकर उन्होंने ही पूछा था कि पिछड़ी जाति के लोग कहाँ हैं, इसमें दलित का अधिकारी कहाँ हैं, जो कि संसद के शुरुआती उसमें शुरू हुआ। और जब अनुराग ठाकुर की बारी आई तो उन्होंने बिना नाम लिए, हालांकि जाति पूछ ली जी कि भाई किस जाति के हैं जो गणना चाहते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में एक नया मुद्दा उभर के आया है, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर जो एक मुहिम चला रखी है विपक्ष ने, उन्हें यही नहीं मालूम कि वो कितना कंफ्यूज है। मैं आपको याद दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब एक मंडल आयोग बनाया गया जी, और मंडल आयोग बनाकर एक जातिगत आरक्षण को लेकर एक कमीशन तैयार किया गया। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो उन्होंने उसको लागू नहीं किया। 1990 में इसी संसद में राजीव गांधी का बयान था कि देश को अगर जातिगत भागों में बांटा जाएगा तो देश टूट जाएगा। और आज उन्हीं पार्टी के सर्वे सर्वा और नेता विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर मुखर हुए हैं। तो पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये खुद उन कंफ्यूजन में है। अब इंदिरा गांधी को गलत माना जाए, राजीव गांधी को गलत माना जाए या राहुल गांधी को सही माना जाए, ये तो जनता तय करेगी। देखिए, राजनीति में पिछड़ी जाति को लेकर कहीं कोई
शक सुबह इसलिए भी नहीं है कि अभी मौजूदा लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ है तो आप एक नज़रिया देखिए कि अयोध्या से जो सांसद हुए अवधेश प्रसाद, जो पिछड़ी जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग उनको साथ लेकर चल रहे थे। पर लोकसभा में जब पद देने की बारी आई तो वहां पर फिर ये अवधेश प्रसाद का नाम कहीं नहीं आया। वहां फिर परिवार के लोग मुख्य सचेतक और पार्टी के अन्य लोग बना दिए गए। वहां पिछड़ा, दलित और अन्य समाजों को नहीं देखा गया। देखिए, ये सब एक राजनीतिक हथकंडे हैं। देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उन सब समस्याओं पे कहीं कोई बहस नहीं हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब ये बहस चल रही थी उसके बीती रात वायनाड में प्राकृतिक आपदा आई हुई थी। उस आपदा को लेकर वायनाड से सांसद रहे कितने संजीदा थे कि उनको उनके वहाँ पे जो है राहत कार्य क्या हो रहा है वो कैसे पहुँचाई जाए, कैसे वहाँ पे चीज़ों को सुव्यवस्थित किया जाए सरकार से पहल कराने के लिए, या विपक्ष वहाँ उनकी सरकार है तो उस तरीके जो भी कार्य करना था ये उनको उस पर ध्यान देना था। पूरा संसद जातिगत राजनीति जिसकी आज की मौजूदा परिवेश में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी आने वाले 5 साल के बाद होना है। ऐसे में जातिगत मुद्दे को लेकर संसद न चलना या संसद की कार्रवाई को रोकना या संसद में इसे बहस का मुद्दा बनाना मेरे समझ से नहीं लगता है कि ये ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, एक सवाल है उनसे कि यही उन्होंने पहले के लोकसभा चुनाव में कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं को मैं इतना दूंगा, युवाओं को मैं उतना दूंगा। इसी भ्रम में मतदाता शायद कुछ परसेंटेज, मैं पूरी की बात नहीं कर सकता, पर कुछ परसेंटेज उनके मत इन्हीं बातों से बढ़े थे। कर्नाटक में जातीय जनगणना हो चुकी है, होने के बावजूद आज तक उसको जारी नहीं किया गया। पहले अगर वाकई ये दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं तो पहले जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां जहां इनकी इंडी की सरकारें हैं, वहां वहां स्टेट में करा ले, करा के एक सामूहिक रूप से ये केंद्र सरकार की मदद हो जाएगी। अगर हर राज्य अपनी अपनी जातीय जनगणना करा के एक आंकड़ा केंद्र को सुपुर्द कर देगा तो केंद्र सरकार के लिए भी हल्कान हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पे एक जातीय गणना जो भी होगा वो जारी हो जाएगी। नहीं, बिहार में जनगणना हुई थी, लेकिन अदालत ने संभवतः उस पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि वहाँ जो जातीय जनगणना हुई उसके कराने वाली संस्था या जो भी लोग थे वो जातीय जनगणना आंकड़े सही नहीं आए थे। विनय जी, कई ऐसी जातियां थी जो जिनकी गणना ही नहीं। चलिए, तो ऐसे तो फिर हर सरकार पर सवाल उठता रहेगा। सवाल ये है, सबसे बड़ी बात सवाल ये है, ठीक है राजेश जी, आपकी बात आ गई। पहले चरण में सबसे पहले बता दें कि वायनाड को लेकर के राहुल गांधी ने न सिर्फ वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत भी कल की, नहीं वो कल जा रहे उन्होंने कल जा किया, आज उनको वहाँ जाना था। मैं संसद की बात मेरा कहना सिंपल ये है कि अभी तक तो जात की बात सड़कों पर होती थी, पार्टी कार्यालयों में होती थी, लेकिन संसद में अगर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। विनय जी, भाई राहुल गांधी मोदी जी के जात को लेकर के ओबीसी हैं कि नहीं हैं, तमाम तरह के कांग्रेसी जो अलग अलग नेता हैं सवाल खड़े करते रहे। तो अगर अनुराग ठाकुर ने ये सवाल पूछ ही दिया तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना करने वाले कर्मचारी हमारे घर आएंगे, हमसे भी पूछेंगे संजय राजन किस जात के हैं, राजेश आनंद किस जात के हैं, विनय तिवारी किस जात के हैं, अमित जी किस जात के हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखिए, मुद्दा जातीय जनगणना का नहीं है जी। इसके पीछे थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका उद्देश्य क्या है, जातीय जनगणना का क्या उद्देश्य है, किस लिए इस मुद्दे को प्रमुखता से ऊपर विपक्ष, खासकर विपक्ष की पार्टियां लेके आ रही हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के तरफ से कभी भी जातीय जनगणना को लेके विरोध नहीं किया गया है। कभी भी सत्ता पक्ष के तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हम जातीय जनगणना के विरोध में हैं जी। बावजूद इसके विपक्ष ये बताने की कोशिश करता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है। हो सकता है उनका कुछ आकलन हो, ऐसे कुछ उनको आभास उनको हुआ हो,
मामला ये नहीं है। मामला ये है कि जातीय जनगणना करा के जनता का क्या किस तरीके से हित साधा जा सकता है। क्या यही एक विकल्प बचा है कि हम लोगों को पहले धर्मों में बांटें और फिर जातियों में सबको जो है एक ठप्पा लगा दें और फिर उसके बाद सर्वांगीण जो है विकास की परिकल्पना की जा सकती है। और अगर ये ऐसा किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को अपनी जाति डिक्लेयर तो करनी ही पड़ेगी जी। बिना जाति बताए हुए जातीय जनगणना पूरे हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। अब वो चाहे ये वित्त मंत्रालय की जो कमेटी थी जो बजट बना रही थी उनके अधिकारी भी अपनी जाति बताएंगे, संसद में जो माननीय हैं उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जातीय जनगणना से परे हो जाएंगे, उनको जाति नहीं बताने का, उनको कुछ ऐसा अधिकार मिल जाएगा कि उनको जाति नहीं बतानी। पक्ष हो या विपक्ष, पहले ये जरूर जान ले कि जो जिस चीज की मांग की जा रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा प्रमुखता से, उस मुद्दे से क्या प्रॉफिट होगा, क्या दूरगामी उसके जो है दुष्परिणाम होंगे और क्या जो है सकारात्मक परिणाम होंगे। अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा को लेकर यही कहा जा रहा था कि आप नेम प्लेट कैसे लगवा सकते हैं, इससे विरोधाभास होगा, वैमनस्य होगा, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के पास नहीं जाएंगे, उनके प्रतिष्ठानों में जाएंगे नहीं, एक जाति के लोग दूसरे जातियों के पास नहीं जाएंगे। ऐसी आशंका कई सारे विपक्षी दल के नेताओं ने जाहिर की और जाहिर सी बात है उनका वो अनुभव है, इस हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला होगा जी। तो जब अभी एक नेशनल हाईवे पे कुछ लिमिटेड प्रतिष्ठानों पे आप नाम डिक्लेयर करने से रोक रहे हैं, कारण ये है कि आपस में कुछ फूट या बिखराव न हो जाए। जब पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का एक नाम चस्पा हो जाएगा कि फला ये है, फला वो है, फला वो है, फला वो है, तब तो नेता क्या पूरी पब्लिक ही जागरूक हो जाएगी कि आपको किसके साथ जाना, किसके साथ आना, किसको अपने पास बिठाना, किसको अपने पास नहीं बिठाना है। जिस महामारी कह लीजिए, उसको मैं महामारी कहूंगा, जो छुआछूत जो चल रहा था, उस छुआछूत को पिछले 70 सालों में सारी राजनीतिक पार्टियां या जो जागरूक मंच थे उन्होंने भरसक प्रयास करके कुछ हद तक ये जो जातीय द्वेष था उसको कम करने की कोशिश की है। और आज कम से कम प्रमुखता से लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर ये छुआछूत और जातीय वैमनस्य जो है हावी नहीं है। लेकिन कुल मिला के जिस तरफ पक्ष और विपक्ष और खासकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है, वो हमें तो लगता है कि आने वाला समय ऐसा ही है कि फिर वो जातीय धर्म में पूरा हिंदुस्तान डिवाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमें तो आश्चर्य होता है, कभी कभी जहन में काफ़ी चीज़ें कौंधती हैं। 1 घंटे की बारिश होती है, राजधानी लखनऊ पानी पानी हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इन सब मुद्दों के पीछे नहीं जाने की आवश्यकता है, हम केवल ये जानने की कोशिश करें कि राहुल गांधी की क्या जाते हैं और अनुराग ठाकुर जी की क्या जाते हैं। अमित जी भाई, सवाल आपसे, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया था, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, यह नारा देते हुए 6 सितंबर 1990 का संसद में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी भारत रत्न जिनको मिला है, उनका बयान था कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश को बांटने वाली है, ये देश के लिए घातक है। आज वही पार्टी कह रही है कि नहीं, जातीय जनगणना की आवश्यकता है। एक सवाल और ले लीजिएगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी मनमोहन सरकार में, साहब उसका आंकड़ा तक कभी जारी नहीं हो पाया और जात में आप गिनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, केवल सियासत साधना या मकसद सामाजिक न्याय का? सामाजिक न्याय का मकसद बहुत स्पष्ट है और संजय जी से कहना चाहते हैं कि आज हमारा समाज जातियों में नहीं बैठा हुआ है। क्या बताइए, आज हम जिस भी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, आप जिस भी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तीसरा किस समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इसकी तो सार्वजनिक जानकारी है ही ना। जाति सर्टिफिकेट भी बनता है भाई, जो जिस वर्ग का है वो उस वर्ग का सर्टिफिकेट भी जारी करवाता है। तो इसका मतलब नीरज जी भी कह रहे थे कि अगर किसी की उसको एक डेटा वाइज गठित कर दिया जाए, उससे किसी के घर के बाहर बोर्ड कैसे चिपकाया जा सकता है? वो तो भारत की है, जाति धर्म पंथ मजहब की, इसको कौन रोक सकता है?
आज जो दलित कम्युनिटी से हमारे भाई हैं, उनको अधिकार है संविधान में जाति को स्पष्ट करें, स्पष्ट करते हैं हम जिस जाति से हैं हमें फक्र है, हमारा अगर सर्टिफिकेट बनने वाला होता है तो हम बनवाते हैं। आज देश में वो सब प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अगर उन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अगर समाज के निम्न तबके तक पहुंचा जा सकता है, उनके डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है, तो उसमें क्या खराबी। दूसरी बात, ये हार है झूठों। देखिए, जो असंसदीय शब्द संसद की नियमावली से कल अनुराग ठाकुर के द्वारा हटाए गई राजनीतिक बाउंड्री है, इनका किरदार ही बस इतना है कि अपने सरदार जो इनके राजनीतिक बाउंड्री का जो सरदार है उसको खुश करना। जो संसदीय मर्यादा से शब्द कल हटाए गए, जिस प्रक्रिया से हटाए गए, देखिए ना, उस सरदार बैठा हुआ बाहर, वो उस पर प्रशंसा करता है, तो क्या दिखाना चाहता है। संजय जी, एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ कि ये बजट किस लिए बना। जब प्रधानमंत्री जी जन धन योजना लेकर के आए, जीरो बैलेंस से खाते खुलवाए, अभी एक आंकड़ा आया है संसद के सत्र में ही, 11 वर्षों में जीरो बैलेंस के नाम पर 85,000 करोड़, मतलब 8500 करोड़ रुपए जीरो बैलेंस के नाम पर बैंकों ने गरीबों से लूटा है। ये पैसा किसका है? जीरो बैलेंस किसके खातों में थे? जिनके पास कमाई नहीं है, जिन महिलाओं के खाते जीरो बैलेंस के नाम पर खोले गए थे, उन्हीं से लूटे 8500 करोड़ रुपए। साहब, हम तो पहले दिन से इस चीज को कहना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी कहना चाह रही, जब इनसे नीट पर बात करोगे, बेरोजगारी पर बात करोगे, तो ये बेशर्म होकर के संसद में बोल देते आकर के हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सीबीआई चीख चीख करके चिल्ला रही, पकड़ रही, गिरफ्तार कर रही, बढ़िया नेक्सस चला रही। आप किसानों की बात करोगे, कहेंगे किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, इनको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। जब किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सदन में मिलने के लिए आएगा, उनको भी नहीं। दूसरी बात, जब मीडिया साथी भी आएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा। फिर हमारे हरदिल अजीज नेता राहुल गांधी जी जाएंगे और उनसे मिलेंगे, तब उनको आया जाएगा। तो देखिए, जहां पर भी 10 सालों की इनकी सरकार रही, 11वां साल इनकी सरकार का है, तीसरे टर्म का, जो 2 बैसाखियों पर अटकी है। इस सरकार ने इस बजट में उन दोनों ही बैसाखियों को सब कुछ दिया। इन्होंने कहीं पर भी सामाजिक न्याय नहीं किया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप। जब मोदी जी को कहते हो कि वो ओबीसी जाति के नहीं हैं, कई मंचों से अगर कहोगे तो कई भाषण में सुना सकता हूँ। राजीव गांधी ने भी इस बात का एतराज़ किया कि मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। मनमोहन सरकार ने लागू कर ही दिया था कि अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और ओबीसी को 27% का आरक्षण। तो सामाजिक न्याय की धारा में चल रहे हैं ना। ये जातीय जनगणना करके क्या भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं? कोई संजय जी, अगर जाति, हम सभी लोग चल रहे हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में, अगर उन डेटा को, उस सेंसस को हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, उनके समायोजन से जन कल्याणकारी योजनाओं को हम हर तबके तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? क्या समस्या है किसी को? अगर हम गिन लें कि हमारे समाज में दलित इतने हैं, कितने दलित ऐसे हैं, कितने दलित भाई ऐसे हैं जो अपने न्यूनतम स्तर को पार कर चुके हैं, सामान्य इतने हैं, सामान्य में जो बहुत कमजोर है वो कितने, हम इन सब चीजों को गिन सकते हैं और उनके जीवन यापन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम बढ़िया योजनाएं दे सकते हैं, आर्थिक उनको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसमें क्या समस्या है सरकार को? हमारी पार्टी जो मांग कल से कर रही थी वही आज भी कर रही है। हमारे नेता ने कहा कि जब हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, किसानों का, उनको गन्ना बहुत याद आ रहा था, जाति पे गन्ना का जिक्र हो रहा था। ये वही है जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों से लेकर के पता नहीं कितनी इनकी परपाटी है। इस बार साहब, इस बार संजय जी, बस 30 सेकंड में कंक्लूड करेंगे। दूसरी बात, इस बार मंत्री जी नहीं बने हैं, तो अब ये उल्टा पुल्टा बोलेंगे। अपने जो झूठों का सरदार है, जब एनसीसी कैडेट में जाएंगे तो अपने आप को एनसीसी कैडेट का कमांडर बताएंगे। तो बहुत से बयान ऐसे हैं, उनको खुश जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कैसे राजनीतिक परिवेश में बैठेंगे फिट आकर के। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। अमित, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की रणनीति का यू टर्न है क्या, जो इंदिरा जी के समय से, राजीव गांधी के समय से चला आ रहा है? ये सवाल नहीं है, आप भटकाने की कोशिश करें। जवाब हमको दीजिए कि क्या आप लोगों ने अपनी रणनीति बदल दी है? नहीं, देखिए, समय के साथ टू द पॉइंट, हाँ, हर परिवर्तन होता है।
और अगर हमें आवश्यकता लगती है कि समय के साथ हमें किस रणनीति पर जाना चाहिए, रणनीति नहीं, देश की जरूरत कहते हैं वैसे, हम समाज की जरूरत इसे कहते हैं। अगर आज इस परिवेश में हमें यह लग रहा है कि नहीं इस चीज की जरूरत है, तो उस पर हम मुखरता से बात रखेंगे, उसमें हमें कोई रोक भी नहीं सकता। और यह अधिकार है हमारा कि संसद के पटल पर हम इन बातों को रखें, गरीब की बात रखें, मजलूम की बात रखें, किसान की बात रखें, नौजवान की बात रखें, महिला सम्मान की बात रखें। ये हमारा हक है, संसद हमें हक देता है, हम कोई असंसदीय बात तो नहीं कह रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि सियासत ज़्यादा है इसमें, नियत कम है। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर चलेंगे अशोक जी के पास। बस एक 30 सेकंड के लिए देखिए, अमित जी जो कह रहे हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी है और हक है और समीक्षा करनी ही चाहिए उस चीज़ को लेके। कांग्रेस ने अपने 2 पुराने जो है प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को जो है दरकिनार करते हुए और समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर वो समीक्षा कर रहे हैं और बदलाव अपने अंदर ला रहे हैं अपने पॉलिसी के अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या फिर हम इस बात को भी कहेंगे ना कि फिर हम इस बात को भी कोट करेंगे ना कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार है, इसमें तुलना करने के लिए हम एज ए राजनीतिक विश्लेषक आपको कहेंगे, तब आप उत्तर क्या देंगे हम? नहीं, मैं आ रहा हूं, मेरा कहने का मेरा वो मकसद नहीं। देखिए आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्तव्य हैं पब्लिक डोमेन में और राजीव गांधी के भी हैं पब्लिक डोमेन में, आप उनसे इतर नहीं जा सकते, उनको भुला नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, आज की एक मिनट, आज की कांग्रेस सामाजिक न्याय में ज़्यादा बिलीव कर रही है, उस पर आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है और उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है और हमें अपनी विचारधारा को परिवर्तित किया। क्या इसकी ज़रूरत आप लोगों ने नहीं समझा कि जो आरक्षण चल रहा, भाई आरक्षण परमानेंट तो नहीं है ना संविधान में, कुछ समय के लिए ही है और समय समय पे उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी पार्टी ने ये सोचा कि जो हमने इतने साल से आरक्षण दिया है उस आरक्षण का लाभ नीचे के तबके तक मिला है या उस जातियों में क्रीमी लेयर को मिला है, कितने % मिला है, कितना दुरुपयोग हुआ है, क्या इसकी समीक्षा करने के लिए कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने कदम उठाया? अरे सर ये कहाँ, आप भी यही तो बात है ना, जब इसमें जो सियासी फायदा कहा है, नफा नुकसान देख करके सब सियासत होती है। चलिए अशोक जी भाई, हमारा तो ये कहना है कि ये जात पात की राजनीति से कब निजात दिलाओगे आप लोग? क्या इसके इर्द गिर्द ही पूरा देश चलता रहेगा? देश में बाकी समस्याएं खत्म हो गई क्या? जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आराम से चलने दो, जो निचले तबके के लोग हैं उनको वो व्यवस्थाएं दे दो जिससे वो आगे बढ़ जाएं। ये तो आंकड़ा सबके पास है ना। संजय राजन कहाँ हैं? आधार में कोई भी आदमी जाएगा तो पता चल जाएगा कि मैं किस जाति का हूँ, मैं किस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। अलग से इस मुद्दे को लेकर के इतना बवाल क्यों? जब राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा में निकलते हैं, सैकड़ों ऐसे हम लोगों ने बयान सुने हैं कि आप किस जाति के हो, क्या करते हो, इधर आओ। तो अगर कोई आदमी पूछ ही देता है तो भाई डंके की चोट पे बताओ ना खुल के कि हाँ हम ये हैं और हम ये चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जी संजय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसको मत भूलिएगा। बिल्कुल। और आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जी, और आपका मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। आपको एक अच्छा एंकर मानता हूँ जी, शुक्रिया। एक निष्पक्ष एंकर मानता हूँ जी, और बुद्धिमान तो मानता ही हूँ। आपके प्राइम टीवी को भी मैं बहुत लगाव है मेरा। जी जी, प्राइम टीवी को भी अच्छा टीवी मानता हूँ। लेकिन आज बहुत दुख हुआ मुझे जी, आज बहुत तकलीफ हुई आपके डिबेट में कि आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आपने कर्टन में ढक दिया, आपने एक पर्दे में ढका अनुराग ठाकुर के बयान को, आपने ढक दिया पूरी तरह से। ऐसा क्यों किया ये आप ही जानते होंगे। सच्चाई है, उनका बयान स्पष्ट रूप से सुन लीजिए आप। आपने सुनाया भी है और अब आप सुन लीजिए। आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है बयान उनका ठीक से। आपकी आंखें खोल रहा हूँ। जी जी, बोले फिर मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। इतना घृणित बयान, गाली देने वाला बयान, इतना निम्न स्तरीय बयान, इतना दूषित बयान, जिस पर उनको संसद से निलंबित कर देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। उन्होंने इतना छोटा बयान देंगे, सड़क छाप बयान, इतना हल्का बयान, ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है,
शायद गाली देने की जिम्मेदारी दे दी भाजपा ने उनको। जितनी गालियां दोगे उतना मंत्री बनाएंगे तुमको। सच्चाई ये है, इस पर किसी भी आपके प्रवक्ता ने, मैंने देखा कि आपका जो है न तो विनय जी ने बोला, राजेश जी ने बोला, सब लोग अगर पक्षपात करेंगे आपकी तरह से, जैसे आप इसको नहीं बोल रहे हैं, तो जनता जानती, जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं आज अशोक गली गली में चर्चा है। अशोक जी आपने सुना नहीं। आज चर्चा है इस बात की। उनके बयान की मैंने तारीफ नहीं की है। देखिए नहीं अरे विनय जी जवाब उस बयान की चर्चा है अशोक पूरे जी। डिबेट में। आप डिबेट देख लीजिएगा बाद में, मेरे बोलने से पहले तक कोई चर्चा नहीं हुई इस पर। अशोक चर्चा ही नहीं हुई इस जी पर। मैंने अपने शुरुआती जी। उसमें चर्चा में कहा है कि संसद आपने नहीं में कहा, आपने संसद में सुनाया सवाल खाली है पूछा बस। जाने लगा खाली जात को सुनाया है। लेकर। जात पूछने की आप जात पूछने की बात कर रहे हैं। आपने गाली देने की बात नहीं कही है। जो कहा है वो सब नहीं बोले आपने। उन्होंने कहा है कि जो है जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। इसकी निंदा नहीं की गई है इस डिबेट पूरे डिबेट में, आपने भी नहीं की है। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या अनुचित है? नहीं अशोक जी मैं आपको बता दूं, एक बयान आया था राहुल गांधी का कि जो हिंदू है वो, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं सुनिए। डिबेट में पूछूंगा। संजय अनुराग- राजन जी, अनुराग आप बताइए, ठाकुर- क्या अनुराग ठाकुर का बयान उचित है? अनुराग ठाकुर ठाकुर ने के बयान को साफ अच्छा कर कहते दिया हैं कि आप। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। देखिए जैसे नाम नहीं राहुल लिया, गांधी ने किसी- कहा था ना कि किसी- जो हिंदू है वो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अशोक जी ने मुझको वो भी कोट किया है। देखिए, थोड़ा जवाब देते हैं। नहीं पहले उनकी बात आ जाए, अशोक जी की बात आ जाए, सुनिए उसके आप बाद बात सुनिए, राजन जी सुनिए जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपसे कि आप बताइए, अनुराग ठाकुर ने ये बयान जो दिया है किसी भी माननीय सदस्य को दिया है, नाम न लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी माननीय सदस्य को कहा है उन्होंने, अगर कहा है और कहा है उन्होंने कि जिसकी जात का पता नहीं उसको गणना की बात नहीं करनी चाहिए, आप सहमत हैं इससे क्या? बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मैं चर्चा भी कर रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए ना। राजन जी आप स्मार्ट न बनिए, आप बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। स्मार्ट आपकी पोल खोल दिया है मैंने, आपने इस बात को प्रामाणिक तरीके से नहीं रखा है। नहीं, तमाम चैनलों पर मैं जाता हूँ, तमाम चैनलों पर जाता हूँ और तमाम एंकरों ने। सुन लीजिए, संसद में ही राहुल गांधी के जो बयान आए हैं हिंदुओं को लेके, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? कौन सा बयान? जो भूल गए अमित जी, जो हिंदू हैं, बोलिए, बताइए। जो हिंदू है उसके आगे के शब्द आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी पा करके ये सब बयानों का समर्थन करोगे? आपको लगता है कि हम आपकी बात सुनेंगे? नहीं बयान नहीं सुने हो अमित। संजय से सुनिए, मैं नीचे की बात का जवाब देता उस दिन भी चर्चा में थे। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। क्यों मैं वीडियो- निश्चित तौर पे अमित जी सुनिए, ये बयान है संसद की कार्रवाई में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं हिंदू हूं, उसके आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूं। बार बार बोलने से वो विवादित हो जाता है। मेरा सिंपल ये कहना है, मेरा सिंपल ये सवाल है। संजय राजन जी मेरी बात सुन लीजिए, शांत माहौल में सुन लीजिए मेरी बात जी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जी। ये महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, जनता सुन रही है आपके चैनल को, जनता देख रही है, जनता गवाह है, जनता जज है। अच्छा अशोक आप जी छोड़िए, थोड़ा और हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो जैन साहब से सवाल होगा ही होगा। एक छोटा सा जैन साहब तक जाएंगे, छोड़ दीजिए। एक छोटा सा आप जातीय जनगणना के जरिए आरक्षण की व्यवस्था देना चाह रहे हो, सामाजिक न्याय की बात करना चाह रहे हो। संजय भैया, प्रदेश में किसने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त किया था? संजय भैया बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ जी, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है कितना घृणित है, कितना निंदनीय है, कितना सड़क छाप है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि संसद इसलिए नहीं होता कि कोई किसी की जात पूछे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मंच से भी प्रधानमंत्री मंच से भी माँ बाप की बात कर रहा है, आदमी गाली दे रहा है, आप बोल रहे हैं। अरे भाई अब आप उसका विश्लेषण अशोक जी देखिए, मैं जहां तक आपने हमको कोट करके बोला, देखिए मैं यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हूँ। संजय जी ने जो मुझसे सवाल पूछा कि जातीय जनगणना के ऊपर, तो मैंने अपने वक्तव्य रखे। मैंने ये नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर का बयान उचित है। देखिए ये उतना ही निंदनीय है अनुराग ठाकुर का बयान जितना इससे पहले अधीर रंजन का था, जिन्होंने महामहिम को राष्ट्रपत्नी कहा था, लेकिन उनको निलंबित नहीं किया गया था, ना उनके खिलाफ किसी और पार्टी ने
स्पष्टीकरण आप इस चलिए बात को मांगा था। आप इस बात को नहीं 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 नीरज जी, बात से नीरज बात जी, अगर निकलती आप बात चली करें, मेरी बात जाएगी। को सुनिएगा। चलिए, जैन साहब से सारा सवाल ले लें। अधीर रंजन चौधरी जी की जो बात थी ना, वो स्लिप ऑफ टंग थी, उन्होंने माफी मांगी थी, खेत प्रकट किया था। कैसे तुलना कर सकते नहीं, हैं? नहीं, ठीक है, स्लिप ऑफ ठीक टंग है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। कैसे तुलना कर सकते हैं सर? मैं अशोक जी से बात करूंगा, क्योंकि अशोक जी अमित आपसे जो मैंने 2 सवाल किए वो जवाब नहीं दिया। अशोक जी चूंकि बात कर रहे हैं हमसे, बेबाकी से बात कर रहे हैं साहब। चलिए, मैं अनुराग ठाकुर के इस बयान की निंदा कर दिया। स्पीकर ने भी उसको स्पीकर ने भी सुनिए स्पीकर ने भी उसको वहां से हटा दिया। लेकिन मैं ये जानता हूं ना कि सामाजिक न्याय के जब परिकल्पना के साथ आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री भी एक गरिमामय पद होता है। उनके ओबीसी हैं कि नहीं है, तमाम मंचों से क्या आप सवाल पूछेंगे वो जायज है? मैं तो तार्किक बात करता हूँ, एक तरफा नहीं। अशोक जी देखिए संजय राजपूत जी, अब मैं डिबेट पे आ रहा हूँ जी। अभी मुझे पीड़ा हुई, आपका एक गरिमामय डिबेट होती है जी, गरिमा बनाने के लिए मैंने ये बात रखी। नहीं, गरिमा बनी रहेगी। आपकी गरिमा बनी रहे, आपकी गरिमा बनी रहे, आपके चैनल की गरिमा बनी रहे, इसको मेंटेन करने के लिए मैंने आपसे निंदा करवाया। वो गरिमा समाप्त नहीं होगी। अशोक जी जवाब दीजिए, आप चिंता ना करें, मैं बैठा हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भाजपा की पीड़ा क्या है, अनुराग ठाकुर की पीड़ा क्या है, मोदी जी की पीड़ा क्या है? उनकी पीड़ा पीडीए है। पीडीए ने उनको जो है 240 पर रोक दिया है। आज उनके सर दर्द है, पेट में दर्द है उनके। सच्चाई ये है, और सच्चाई ये भी है कि जातीय जनगणना की बात, सामाजिक समरसता की बात, सामाजिक न्याय की बात, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी का है, सदैव से है। इसी पर हमारे पार्टी की स्थापना हुई, नेताजी ने स्थापना किया। आज माननीय अखिलेश यादव जी उसको आगे लेके चल रहे हैं। जब पीडीए बना तो कांग्रेस को लगा कि हम इनके इस सामाजिक संरचना को, इनके सामाजिक न्याय को अपनाएं। अगर अखिलेश जी के साथ आना है तो अपनाना पड़ेगा। अखिलेश जी के साथ आना है तो उनके मुद्दों को अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने अपने परिवर्तन किया। मैं हम लोगों ने स्वागत किया उसका। हमने उनको सीटें दी उत्तर प्रदेश में, हमने जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, और आज कांग्रेस भी सफल हुई, उसमें 6 सीटें जीती, उसने भी जीती। आज 43 सीटें हम लोगों ने जीती, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। आज हमने भाजपा को इस लायक कर दिया कि वो अपने दम पर सरकार न बना पाए। चलिए ठीक है। आज वो एनडीए के रूप में है, एनडीए सरकार में है, भाजपा सरकार में नहीं है। उनके पेट में दर्द हो रहा है, और आज देश लेवल पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय लेवल पे। कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस में हमारे साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है आज कांग्रेस। और जो लड़ाई हमारी थी, उस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रही है। चलिए, सियासत में अशोक जी अनुराग कुश्ती का दौर मैं देख रहा हूँ। एक मुद्दा आप लोगों की ओर से आया, राहुल गांधी का बयान, बीजेपी ने उसको जमकर उछाला। अब बीजेपी का ये मुद्दा आया है तो इंडिया ब्लॉक उस पर आक्रामक है, जगह जगह पुतले तक फूके जा रहे हैं। केसी जैन साहब, ये भाई हिंदुत्व का कार्ड है जातीय जनगणना क्या? और क्यों अनुराग ठाकुर जी इतने वरिष्ठ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं? भाई अशोक तिवारी जी का साफ कहना है, सियासी मंच अलग होता है, पार्टी कार्यालय से या किसी प्रवक्ता का बयान अलग हो सकता है, लेकिन जब संसद में जात पात की बात होने लगेगी भाई, तो मामला तो दुखद है। देखिए आदरणीय संजय जी, बात यह है कि जब बात उठती है तो बहुत दूर लग जाती है, और यहाँ पे इसी तरीके का है। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर पूरे के पूरे बहुसंख्यक समाज को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया, और हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने बताई। हिंदू का मतलब असत्य, हिंदू का मतलब हिंसा, हिंदू का मतलब भ्रष्टाचारी, हिंदू का मतलब लूट घसोट। ये वक्तव्य क्या सही थे क्या? पूरे समाज को, पूरे बहुसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा किया, किस लिए? क्या वो राजनीतिक मंच था? अमित सुन लो, फिर आ जाएंगे, अमित आ जाएंगे। अभी जैन साहब को बोले तो फिर आ जाएंगे, क्योंकि आवाज फिर जनता तक पहुंचती नहीं है। जैन साहब को बोल रहे हैं तो फिर आपके पास आ जाएंगे। केवल और केवल एक वर्ग विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेस ने लगातार पूरे हिंदुत्व पे हमला बोला।
भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम जन्मभूमि को काल्पनिक भगवान राम के साथ घोटाला भी तुमने पत्ता किया, नहीं हिलने देंगे। और घोटाला भी तो जिस तुमने समय किया, 9 फुट का गड्ढा भगवान कर राम दिया। की प्राण प्रतिष्ठा पूरे पूरी विश्व में जमीन बनाई खा जा गए। रही थी, अमित अमित पूरे देश में बनाई जा रही थी, इन्होंने उसका बाइकाट किया। तो ये सब किस लिए? चलिए वहां बाइकाट किया, बाहर ठीक है, आपकी राजनीति हो सकती है, लेकिन सदन के अंदर जो हिंदुत्व की परिभाषा दी, क्या उसको सही और जायज ठहराया जा सकता है? 1% भी किसी भी तरीके से नहीं ठहराया जा सकता। तो जिसपे उनको क्षमा मांगनी चाहिए, आज तक क्या राहुल गांधी जी ने उसके लिए क्षमा मांगी या किसी कांग्रेसी ने क्षमा मांगी उसके लिए? क्या नहीं मांगी क्षमा। साथ ही साथ अभी देखिए, अभी विनय जी ने कई सारी बातें कही, और कि रंजन चौधरी ने क्या कहा, उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को क्या कहा गया, बहुत सारी बातें सदन के अंदर की बातें हैं ये। और यहाँ पर अगर आप सवाल उठाते हैं, अगर आपको इतना चिढ़ होता है कि आपने हमारी जात क्यों पूछ ली, आप जो जाति जनगणना करेंगे उसमें उनकी जातियां नहीं पूछेंगे। जो लोग नहीं बताना चाहते जातियां, जो लोग जाति का लाभ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना नाम लिख रहे हैं, सरनेम लिख ही नहीं रहे, आप वहां जाकर के फार्म में कहेंगे नहीं जाति बताना आवश्यक है, आपको फार्म आप उनसे भरवाएंगे क्या? उनके साथ उनको अपमानित करना नहीं है या? अगर आपको इतनी पीड़ा हो रही तो आप उच्च पदस्थ है, आपका देश में पूरे सम्मान है, और आपसे जब पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, आपको इतनी पीड़ा हो गई। तो उन लोगों को पीड़ा नहीं है जो अपनी जात बताना नहीं चाहते, जो इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते, जो इसका लाभ भी नहीं लेना चाहते कोई, उनके साथ क्या होगा? फिर जब एक तरफ आप सवाल उठाते जाति जनगणना होनी चाहिए, तो अगर सदन के अंदर पूछ दिया गया इसमें आपत्ति किस बात की? फिर भी हम कहते चलो आपत्तिजनक है, सब हटा दिए गए। ये भी उन्होंने नहीं कहा कहीं पर भी, अनुराग ठाकुर जी ने, कि किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी चलिए वो चीजें हटा दी गई। लेकिन पूरे हिंदू समाज को जो गाली दी है कि हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब असत्य, हिंदू का मतलब हिंसा, बताइए हिंदुत्व को हिंसा से वही आप भी करोगे? वो हिंदू समाज सरदार करेगा, आपका वही करोगे ना? तुलसी की पत्ती भी नहीं तोड़ता है आदर्श तो वही है समय कि रात्रि हो झूठी गई बोलने वाले। तुलसी माता है, तुलसी देवी है, उनकी पूजा तक होती है, वृक्ष तक की पूजा होती है। उस हिंदू समाज को हिंसक बता दिया, इतना घृणित कार्य किया। इस घृणित कार्य के लिए राहुल गांधी कब सामूहिक रूप से माफी मांगेंगे, ये बताना चाहिए कांग्रेस को। जैन साहब, और जी एक सवाल ले लीजिए भाई। जी भाई, राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बता दिया, उसको लेकर के हमने उस बयान की भी मजम्मत की। अनुराग ठाकुर क्या संसद में किसी का जात पूछेंगे कल को? अगर इस तरह के सारे सांसद माननीय जो करोड़ों लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में, अगर जात धर्म को संबोधित करके वहाँ पर चर्चा होने लगे किसी मुद्दे पर, तो ये दुखद होगा ना। कई मुद्दे ऐसे आए जब आप लोगों ने बजरंग बली को भी ओबीसी बना दिया। अब उन बयानों पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं उन पे नहीं आना चाहता हूँ कि हनुमान जी की भी जब जात तय हो गई तो ये कलयुग ही कहा जाएगा। देखिए संजय जी, जाति बताने वाले तो स्वयं प्रतिरोधा की भी जात बता रहे थे कि हमने इनको आयोग का चेयरमैन बनाया, ये फला जाति के हैं। ये काम सबसे पहले कांग्रेस तब आगे बढ़िएगा। दूसरी बात ये पास आएंगे कि अभी चुनाव में जिस समय रामदेव जी पर हमला कराया था कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार के रहते, उनको क्या लिखते थे? रामदेव यादव। और ये काम समाजवादी पार्टी भी कर रही थी, ये काम कांग्रेस भी कर रही थी। जबकि ये है जो संत हो गया, पूरे परिवार का त्याग कर दिया, समाज की सेवा के लिए आ गया, संत की कोई जाति नहीं रह जाती, उसका नाम भी परिवर्तित हो जाता है, गुरु उसका नाम देता है, हाँ उसके पिता का भी नाम मर जाता है, उसकी जगह पे उसका नया जन्म होता है, वो अपने गुरु का नाम लिखता है। हमारे गुरु ये और उनके चेला फला, उनकी वो जाति बताने लगे। तो जाति का कार्ड कौन खेल रहा है? जातियां कौन गिनवा रहा है? जाति जनगणना कौन करवा रहा है? हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर सबसे बड़ी 2 जातियां हैं, अमीरी और गरीबी। तीसरी जाति क्या है? उत्थान की जब बात आती है, जिसपे अभी हमारा बजट पेश हुआ, 4 जातियों का वर्णन किया, युवा, महिला, किसान और गरीब। इनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं।
तो इसमें जो जातियों की बात कर रहे हैं, जिनको जातिगत लाभ मिलता है, वो जातियों की बात कर रहे हैं। हम तो जातिगत की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सबके उत्थान की बात कर रहे हैं। और एक चीज संजय जी, जो लोग जाति 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 कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा जातियां हैं ओबीसी में, और ओबीसी को लाभ किसका मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ओबीसी को लाभ मिल रहा है केवल और केवल जात विशेष को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो केवल उनको ओबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यादव जाति बचती। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए, वो 70 जातियां नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी। मांझी, कहार, बल्ला, इसके लिए क्या कहते हैं, इनको हम एसटी में भेज देंगे, एसटी में भेज देंगे इनको, लेकिन ओबीसी का लाभ नहीं लेने देंगे इनको। ये है समाजवादी पार्टी का मोटो कि जो 22 जातियों की बात कर रहे हैं, 22 जातियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें मल्ला, मांझी, ये सब जातियां हैं। अरे वो राजनीति तो बहुत हो चुके हैं भाई, उनको क्या कहते हैं, कई प्रस्ताव पारित हुए, केंद्र सरकार को भेजा गया, मामला वही का वही है। क्यों एससी में भेज देना? वो बेचारे 22 जातियां तो मायावती सरकार से लटकी पड़ी है, छोड़ दो यार। जैन साहब वही चीज ना, चर्चा करो कि लेकिन ओबीसी का क्या लाभ मिला उनको, उचित क्या? जिस जाति में वो है, जिस वर्ग विशेष में है, जो ओबीसी वर्ग का वो में है, जिसका वो जो ओबीसी पूरा है, उस वर्ग में क्या उसका लाभ अखिलेश यादव जी ने उनको दिया अपनी सरकार को देते हुए 2012 से 2017 तक। चलिए बात आ गई, अमित जवाब देना चाहेंगे। अमित जी आप दे दीजिएगा जैन साहब का जवाब, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए। हम बहुत सोच रहे थे, ये राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई बजट के हलवा में, अगर संभवतः इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू कर दी होती ना, तो 30 साल में उस समय अगर आरक्षण लागू हो जाता प्रॉपर तरीके से, तो शायद सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बन गए होते इन पिछड़ी जातियों के, और वो तस्वीर में शायद वो कहीं नज़र आते। आज की नियुक्ति और 2024 में जो आईएएस बनेगा ना, वो बजट बनाने नहीं जाएगा भाई। इसके बाद जैन साहब का जवाब, जैन साहब के सवाल का जवाब। को मानते हैं कि भारत में जाति प्रक्रिया आज से थोड़ी है, ये निरंतर चलती आ रही है, और वो सब रिकॉर्ड में है, ऐसा नहीं रिकॉर्ड में। अभी जैन साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, उसकी मांग को लेकर के निषाद जी बैठे तो हुए हैं, और उन्होंने 2 चुनाव के पहले वादे करा लिए थे शाह साहब से। शाह जी आए थे लखनऊ में और वादा करके गए थे, वो तो माइक पे चिल्लाते हैं, कहते हैं हमने वादा करके गए थे लेकिन हमारा वादा तोड़ दिए, तो उसको क्यों नहीं दिए उन्होंने? दूसरा, अभी जैन साहब 2-3 जाके ओम प्रकाश राजभर जी का भी नाम ले लेते तो शायद उसमें राजभर बिंदु सब आ जाते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखो अभी 2-3 नाम गिनाए थे जातियों के केसी जैन साहब ने। हमें लगता है इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए हमारे राजभर साहब से, ओम प्रकाश राजभर साहब से, जो एक साथ में 65 नाम गिनाते हैं जातियों के और उनके आरक्षण की मांग करते हैं, और आपके सहयोगी दल भी हैं। दूसरा, वो पर्चा लीक प्रकरण के बहुत मास्टरमाइंड आदमी है, उन्होंने वीडियो जारी किया है, कहा है कि पर्चा ले आओ, एडमिट कार्ड, नौकरी दे देंगे। आप उनसे पूछो ना कि उनकी दी हुई लिस्ट पर आप केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, आप आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपको ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपका सहयोगी दल ही जब आपसे आरक्षण की मांग करता है और जिसको आप 2 बार आश्वासन 3 बार दे चुके हो, आप क्यों नहीं लागू करते हो? तो आप पहले गिरेबा में झांक करके देखो साहब कि वास्तविक क्या। दूसरी बात, राजन जी ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो बात अनुराग ठाकुर जी ने सदन में कही, उसको सदन की परिपाटी से हटा दिया गया। इसे आपने भी गलत माना और सदन ने भी गलत माना, इसीलिए हटाया गया। लेकिन नहीं, उनका एक बड़ा सरदार, उसने प्रशंसा की। अब बताइए, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा होती है जो असंसदीय शब्द हो, जो संसद की कार्य नियमावली में नहीं जा सकता है, जो रिकॉर्ड में नहीं जा सकता है, उसकी प्रशंसा? अरे तो आप लोगों ने विशेषाधिकार हनन कर दे तो दिया है नोटिस भाई। नहीं तो मैं तो विषय है राहुल गांधी के बयान को हटाया गया, नहीं हटाया गया? क्या वो एक प्रक्रिया माननीय है? क्या वो प्रक्रिया नैतिक है? हम इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज से नहीं सदैव संसद की मर्यादाओं को तार किया। दूसरा सब नीरज जी भी कह रहे थे, उनके समर्थन में केपी जैन साहब भी कह रहे थे, अधीर रंजन चौधरी की बात कही। हम खुद इस बात को स्वीकारते हैं, उन्होंने गलती स्वीकारी थी कि ये स्लिप आउट थी सर।
मैं भी इस बात को खेद मानता हूं और वो भी उस बात को उन्होंने संसद के पटल पर भी खेद माना था, लिखित भी माफी मांगी थी। सर, स्लिप ऑफ टंग एक अलग है, लेकिन जो प्रक्रिया संसद की प्रक्रिया से हट जाए, रिकॉर्ड से हट जाए, उसको अगर देश का प्रधानमंत्री प्रमोट करता है तो शायद हमें नहीं लगता इसमें कोई नैतिकता लगती। चलिए ठीक है। राजेश जी, भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए। केंद्र की सूची में 2650 पिछड़ी वर्ग की जातियां लिस्टेड हैं, एससी की 1270 जातियां लिस्टेड हैं, एसटी यानी जनजाति 748 जातियां वो भी लिस्टेड हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं संभवतः अगर नीयत साफ रहे ना, तो राजनीति से इतर अगर इन लोगों के इर्द गिर्द भी बना दिया जाए ना, तो मामला समझ में आ जाता है। कोई राजनीतिक दल चाहता कहाँ है? देखिए, इस देश में जब संवैधानिक पदों से लेकर यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, सभासद, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, पंचायत तक के चुनाव में जब जातीय समीकरण देखा जाता है और उसके आधार पर राजनीतिक दल अपने टिकटों का वितरण करती है, तो उस देश में ये सब जातीय आंकड़े, सूची, ये सब कागजी है जी। पिछले 70 साल से पिछड़े, दलित और इन सब की लड़ाई चलती आ रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ अपने पड़ोसी राज्य बिहार का। बिहार में 35 साल हो गए, 35 साल से जो ओबीसी और बीच में जीतन राम मांझी जी आए थे, 35 साल से ओबीसी की सरकार है। आज हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। सत्ता दे दी गई हाथ में। इनके जनगणना में करीब 63% ओबीसी भी आया था नीतीश बाबू के। उनके हाथ में सत्ता दे दी गई कि बिहार को आप चलाएंगे। आज तक बिहार अभी भी इस विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान लगता है जी कि आरक्षण दे देने से ही सारी समुचित विकास का धारा नहीं बहने लगेगी, दूध की नदियां नहीं बहने लगेगी। उसके लिए भी सारी संसाधनों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बजट की, तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसको लेकर ही किसी राज्य और देश को विकास कर दिया। आरक्षण, मैं अभी पीछे आप देख लीजिए कि जो भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो क्रीमी लेयर को मिल रहा है। वरना जितने दिनों के लिए संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया था कि इतने 14 सालों तक ये आरक्षण रहेगा, आज हम लोग किस 2024 में खड़े हैं, 50 से 24 आ गए। आज भी आरक्षण की जरूरत पड़ रही है और दशा और दिशा कहीं तय नहीं हुई है पिछड़ों और दलितों की। आज भी वो भुनाए जा रहे हैं, आज भी वो सिर्फ चुनावी वोट बैंक के माध्यम बने हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हर राजनीतिक दल जातीय सम्मेलन कराती है, पीछे बात होती है कि नहीं हम जाति पात की राजनीति नहीं करते। जातियों का सम्मेलन अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी के भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चर्चा में आया था, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के आने जाने को लेकर। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आरक्षण देश के विकास के लिए या दलित पिछड़ों के विकास के लिए फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर? अरे चलिए, वो तो हम लोगों को देखा था ना मायावती सरकार में, भीम गंगा का पानी ले जाते हुए उन दलितों को, बिल्कुल, जो इस उम्मीद से भीम गंगा का पानी ले जा रहे थे, जो क्या बोलते हैं वो हैंडपंप और ट्यूबवेल से उसमें भरा जा रहा था अम्बेडकर पार्क में। जी, अम्बेडकर पार्क। और इस उम्मीद से ले जा रहे थे कि चलो इसको घर पर रख लेंगे तो शायद दिन अच्छे हो जाएंगे। ये तो सियासत का खेल रहा है। अशोक तिवारी जी, भाई देखिए, लोहिया जी कहते थे, लोहिया जी का एक कोट में ले आया था, पढ़ रहा था मैं, जाति के नाम पर अपमान होता है या जाति के नाम पर सम्मान होता है। ये लोहिया जी का कहना था, जिनके विचारधारा पर आप लोग आगे चलते हो। तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ये जातीय जनगणना जो है सामाजिक न्याय के बदले आपसी दुराव की एक परिभाषा लिख दे? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है जी संजय भैया। इस पर मैं शांतपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक। बिल्कुल, आप गंभीर भाई प्रवक्ता हैं। जी जी जी। तो मैं रख रहा हूँ इस बात को। आज के परिवेश का आपका ये डिबेट है, आज के परिवेश का जी। आज के परिवेश को देखते हैं तो आज के परिवेश में जो हमारा पीडीए है, पीडीए का संकल्प है, पीडीए को आगे करने का संकल्प है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का,
उसके तहत भाजपा में उत्तर प्रदेश में अंतरकलह हो गया है। जी आज 24 का चुनाव हारने के बाद, बैक फुट पे आने के बाद, जनता से दूर हो जाने के बाद, जनता कौन है? जनता किसान है, जनता युवा है, जनता दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, अगड़े भी हैं, जो पीड़ित हैं। जी सर्व जन समाज ने जब हमको वोट दिया है तब हम जाके चुनाव जीते हैं, और तब हम जहां जहां हारे भी हैं वहां वहां भी अंतरकम हुआ है। मोदी जी का अंतरकम हो गया जीतने का, राजनाथ सिंह का अंतरकम हो गया। जब सर्वजन समाज हमारे साथ आया है तभी ऐसी स्थिति आई है। नंबर 1 ये। नंबर 2 जो आपने सवाल किया था, जो आपने सवाल किया था, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये तो पीडीए है ही है, और उसमें अगड़े भी हैं, आधी आबादी भी है और आदिवासी भी हैं। ये इसका संरचना है पीडीए का। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो जातीय जनगणना पे सवाल किया था आपने जी, जातीय जनगणना जब होगी तभी आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, नौकरियों में के आधार पर कि कहां कहां नौकरियों में आए हैं लोग, सारी जानकारियां मिलेंगी। जब हमको सर्वेक्षण होगा, जब एक आकलन होगा, और उस आधार पर हम नए परिवेश में समीक्षा करते हुए इसको कैसे आगे किया जाए, जातीय आधार पर कैसे आगे दिया जाए, समरसता कैसे बनाई जाए। हमारा कहना अगड़ों के विरोध में नहीं है। अशोक जी, आपकी विचारधारा का मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मनमोहन सरकार में 2011 में जो जनगणना हुआ उसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया गया? भाई कुछ इतिहास से भी तो हम सबक लेने की कोशिश करेंगे ना कि अचानक सिर्फ ये कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे बोलने देंगे? जी जी बिल्कुल। सच्चाई ये है कि अगड़ों में भी जब जनगणना होगी, अगड़ों में भी कौन आर्थिक आधार पर कितना पीछे है ये गणना में आ जाएगा। हमारा विरोध अगड़ों से नहीं है, हमारा कोई प्यार ऐसा नहीं है कि हम खाली पिछड़ों का चाहते हैं। पिछड़े, अगड़े, आपके दलित, सभी की दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब गणना होगी। और गणना में हम उस आधार पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भाजपा नहीं चाहती है। भाजपा इसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। पिछड़ों पर विश्वास नहीं है, दलितों पर विश्वास नहीं है। भाजपा बैक फुट पर है, भाजपा बिलबिलाई हुई है। भाई अशोक जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, बिल्कुल संक्षेप में सवाल चाहेंगे क्योंकि समय कम है। यूपी कुछ और चाहता है, एक तो आप पीडीए से यूपी की कुर्सी खतरे में डर गए हैं, और दूसरा ये कि आप नहीं चाहते हो कि पिछड़े आगे आए। संक्षेप में देखिए, बिल्कुल संक्षेप में देखिए, इनको राष्ट्रपति चुनाव में दलित महिला से दिक्कत होती है, दूसरे वर्ग का सपोर्ट करते हैं सीधे सीधे। और रही बात पीडीए की, पीडीए पे पूर्ण रूप से फेल हुए हैं। यही कारण रहा है कि आप देखिए कि कई सारी पार्टियां जो इनके साथ थी, पीडीए का समर्थन ना करने की वजह से उनसे नाराज होकर के आज वो हमारे साथ। उसमें से जयंत चौधरी जी भी आज हमारे साथ में। और अभी आप देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तब इन्होंने जाति विशेष का चेहरा ढूंढ करके उसको नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया। पीडीए में से किसी को नहीं बनाया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो बैनर पे बड़ा बड़ा लिखे रहते थे पीडीए और उसका फुल फॉर्म लिखे रहते थे, आज उस फुल फॉर्म को भी बदल दिया है और पीडीए को छिन्न भिन्न करने का भी काम किया है। ये केवल पीडीए के नाम पर ठीक है ना और जैन साहब, सवर्णों का आप इतना ज्यादा वोट हासिल कर लोगे तो वो भी तो उसके इर्द गिर्द ही चलेंगे ना। अशोक जी जल्दी से संक्षेप में। जल्दी से बोल रहा हूँ। माननीय माता प्रसाद पांडे जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, और वो बहुत वरिष्ठ हैं। उनका बहुत सम्मान करता है उत्तर प्रदेश, हम भी सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का है, उनका दलित सम्मान करता है, पिछड़ा सम्मान करता है। दलित और पिछड़ों की लड़ाई में लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई में लड़ते हैं। ये क्या बात करते हैं? ब्राह्मण विरोधी है क्या? चलिए ठीक है, ब्राह्मण विरोधी है क्या? यानी कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि सारे सियासी दल पूरे दमखम के साथ ऋतिक पांडे की जातीय समीकरण साधने की कोशिशों में लगे। चलिए ठीक है, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। सारे खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो चर्चा रही वो निश्चित तौर पर सवाल कहाँ, कब और कैसे पूछा जाना चाहिए, ये निश्चित तौर पर माननीयों को समझना होगा। जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो हिंदू को लेकर के बयान हो संसद के अंदर या किसी की जाति पूछने को लेकर के संसद में बयान हो,
जनता इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जनता चाहती है कि उसके मुद्दे, उसकी समस्याएं संसद में गूंजे, जिससे कि उसे न्याय मिल सके। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। अभी तो आगे भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी जारी है विधानसभा की, और संसद की भी कार्रवाई देश में। मुद्दे यूं ही गरमाते रहेंगे, उनको लेकर हम आपके बीच इसी तरह का चर्चा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।